अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। मेरी आवाज़ की आज की बात, आज की जो ओपन माइक है, इसमें एक मरतबा फिर हम बलूचिस्तान को ही डिस्कस करेंगे। नाजरीन, बाकी बातों से पहले एक छोटा सा तजुर्बा, एक छोटी सी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, वो कुछ यूं है। एक तजुर्बा, एक बच्चा नासमझ, ज़िद्दी बच्चा घर में किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट घर की जो चीज़ है उसको ज़ाया कर रहा था, ठीक है? बच्चे को लग रहा था कि वो इस चीज़ को ठीक कर रहा है, लेकिन दूसरे जो अक्लमंद लोग थे, जिनके अंदर शऊर और थोड़ी-सी दानिशमंदी थी, उन्हें तो पता था कि ये बच्चा इसको ठीक नहीं कर रहा है, बल्कि इसको अनजाने में खराब कर रहा है। तो बच्चा है भई, कौन मनाएगा उसको? तो वो आए, बच्चे से कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये चीज आप तोड़ रहे हो, उसको जाया कर रहे हो, ऐसा मत करो। बच्चे ने कहा, नहीं, मैं नहीं तोड़ रहा हूं, मैं इसको ठीक कर रहा हूं। नाजरीन, कभी कभी ऐसा लगता है कि बसा औकात हमें लगता है कि वो चीजें, मैं चीजें ठीक कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में उस चीज को मैं खराब कर रहा हूं। हमारी मिसाल आजकल बलूचिस्तान में, हमारी जो पॉलिसियां हैं, हमारी जो स्ट्रैटेजी हमने इख्तियार कर रखी है, हकीकत में वही बच्चे की मिसाल है। हम बज़ाहिर तो उसे ठीक कर रहे हैं, लेकिन ठीक कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ मलिया-मेट हो रहा है। और यहाँ पर सब बोल रहे हैं कि भई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कोई मानने को तैयार नहीं है। सब अपनी धुन में, भई नहीं, कैसे गलत है? भई मैं तो ठीक कर रहा हूँ। ठीक कुछ नहीं हो रहा। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में जो सूरत-ए-हाल है, इस सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि उस बच्चे ने चीज़ ठीक नहीं की है, वो चीज़ बिगाड़ दी है और मज़ीद बिगाड़ने का खतरा है। और अगर वो चीज़ मुकम्मल तौर पर बिगड़ गई तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, 1979 को जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हल्ला बोल दिया, उस पर हमला किया, तो उस वक़्त जनरल ज़िया-उल-हक रूल कर रहे थे पाकिस्तान में, वैसे थे प्रेसिडेंट। तो उन्होंने अफ़गान भाइयों की मदद के लिए दरवाजे खोल दिए, सारा बॉर्डर खोल दिया। भी अफ़गान भाई हमारे भाई हैं, वो जब चाहें आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये सी सूरत हाल। और दूसरी तरफ ये अफ़गानियों को जंग में मदद फराहम करने के लिए भी पाकिस्तान का अहम किरदार था और उन्होंने उनकी मदद की, उन्हें सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ने में उनकी मदद की। तो इस दौरान बहुत सारे ऐसे वेपन्स, जो असला थे, वो हर आम अफ़गानियों के पास था। वो लड़ रहे थे रशिया के साथ, तो बॉर्डर भी खुला था, आना-जाना रहा पाकिस्तान के साथ। तो उस वक़्त बलूचिस्तान के एक बुज़ुर्ग कौम परस्त नेशनलिस्ट लीडर मीर गौस बख्श बिज़नजो ने जनरल ज़िया-उल-हक से कहा था कि ये जो बंदूक, इतने सारे बंदूक अफ़गानियों के हाथ में है, कलाशनकोव, इनकी जो बैरल है, ये अभी सोवियत यूनियन की तरफ है, लेकिन एक वक़्त ऐसा आएगा कि ये बैरल मुड़ जाएँगे, इनका रुख इस्लामाबाद की तरफ हो सकता है। उन्होंने उस वक़्त ये बात कही थी जनरल ज़िया-उल-हक से कि पाकिस्तान में एक कलाशनकोव कल्चर, बिल्कुल आने वाले वक़्तों में कलाशनकोव कल्चर यहाँ पर रूनुमा होगा और हर एक के हाथ में कलाशनकोव होगा, हर एक के हाथ में बंदूक होगा, फिर आपसे हालात सँभालना मुश्किल होगा। लेकिन जनरल ज़िया-उल-हक किसकी मानते हैं भई? मीर गौस बख्श की कैसे सुनेंगे भई? वो तो बलूच लीडर हैं, पाकिस्तान के बखौले उनके दोस्त नहीं हैं, उनकी कैसे मानें? लेकिन वक़्त ने साबित कर दिया कि मीर गौस बख्श बिज़नजो की वो कही हुई बात किस कदर दुरुस्त साबित हुई। आज पाकिस्तान को कंपेयर करें 79 से पहले, 79 से पहले पाकिस्तान में आपको बंदूक नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती थी। एक वो एयरगन भी किसी के पास नहीं थी, लेकिन अभी हर घर में आपको कलाशनकोव मिलता है। हर एक के पास बंदूक है, कारतूस है, पिस्टल है, सब कुछ है, ठीक है? इसी वजह से तो हालात खराब है। यही सूरत-ए-हाल बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान में जो हिकमत अमलियाँ इख्तियार की जाती हैं, किसी से कोई मशावरत नहीं, अपनी मनमानी में जो जी चाहे करे, ठीक है?
यहाँ जो अवामी मैंडेट है उस पर कदगन लगाना, और इलेक्शंस होते हैं तो अपनी मनपसंद लोगों को लाना। अभी तो ये सूरत हाल है कि लोगों को, अवाम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हत्ता के डॉक्टर मालिक जैसे जैसे शख्सियत जो यहाँ के सियासी मतलब के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, सरदार अख्तर जान मेंगल हैं, दिगर पॉलिटिशियन हैं, मीर असदुल्ला बलोच हैं, जो भी हैं सब अब इस चीज पर बिलीव करने लगे हैं कि मैं अवामी मैंडेट पर नहीं आ सकता, मैं उस वक्त आऊंगा जब मुझे आशीर्वाद होगा। अगर मैं अवाम के अंदर जाऊंगा, वहां अवाम मुझे 10 करोड़ वोट भी दे दें, तो उसके जवाब में वो लोग 20 करोड़ वोट लगाएंगे, मुझे गिराएंगे, जब तक मैं उनकी हामी हाँ ना मिला। तो ये क्या है, क्यों ऐसा होता है? ये सारा जो अवामी मैंडेट पर इस तरह कारी ज़रबें लगाना और अपने मनपसंद लोगों को लाना, और ये तरीका कार बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम इस हवाले से सोचें कि कुछ सियासतदान, कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जो अभी रूल कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि वो पब्लिक में उनकी थोड़ी सी से है, और पब्लिक उसे जानती है, और पब्लिक के अंदर उसके उनकी कोई हाव-भगत है। पहले भी इलेक्शन लड़कर वो लोग आए हैं, जैसे कि मीर असगर रिंद हैं, मीर ज़हूर बुलैदी हैं, और दिगर जो इस वक्त यहाँ पर बलूचिस्तान में रूल कर रहे हैं, वो हैं। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें नो वन नोज़ कि वो कहाँ से आए, आसमान से टपके, जैसे आसमान से मनु सलवा ऐसे ज़मीन पर आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह अचानक भी नमूदार हो गए कि भई ये हमारे एमएनए हैं, ये हमारे एमपीए हैं, ये हमारे ये है, वो है। तो ये जो तजुर्बे हैं, इंतहाई भयानक तजुर्बे, अवाम की से खत्म, पब्लिक की मायूसी, नौजवान जो है सियासत से दूर हो गए इसी वजह से। मुझे याद है यहाँ पर जान मोहम्मद दश्ती साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे, ऐसे ऐसे चेहरे बाहर आए, ऐसे ऐसे लोग बाहर आए जो गोशा नशीन हो चुके थे, इलेक्शन से दूरी इख्तियार कुछ कर चुके थे, वो भी मंजर आम पर आने लगे जान मोहम्मद दश्ती को वोट देने, क्योंकि उन्हें लाग ये फिगर आ गए हैं अभी ये कुछ होगा। लेकिन क्या किया, इतना कुछ होने के बावजूद भी जान मोहम्मद दश्ती को मुंह के बल गिरा दिया। ठीक है, और इसी तरह के तजुर्बे होते रहे भी, हमारी मनमानी। अभी जो यहाँ पर बलूचिस्तान में जो हुकूमत है, एक दो बंदों को छोड़ दें, बाकी कौन कौन है? और अभी मुझे लगता है कि जो हालात की नज़ाकत है वो समझ में आने लगी है लोगों को, जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनके हाथ में डोर है, उनकी समझ में बात अब आने लगी है। बलूचिस्तान की हालिया जो सूरत हाल है कि उन लोगों की पॉलिसियों की वजह से बहुत कुछ तबाह हो चुका है। हमारी मिसाल इस वक्त समंदर में गिरी उस कश्ती की है जो मंझधार में गिरी है, और हम उसके मुसाफिर हैं, और ऊपर बारिश है मूसलाधार, नीचे समंदर की मस्त लहरें हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ही कश्ती के फर्श का तख्ता उखाड़ कर अपने सर आड़ कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि सफर बगैर होगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस चीज को खत्म करना चाहिए। अभी लग ऐसे रहा है कि ये लोग अभी सोच रहे हैं कि हमने बहुत सारी हिमाकतें की हैं, और इन हिमाकतों की वजह से आज हालात ठीक नहीं है। अभी लोग ये का सारा ये कर रहे हैं कि भाई नए चेहरे अभी सामने आएंगे, नए लोग सामने आएंगे। नए लोग, अब नहीं लगता कि नए लोग सामने आए। नए लोगों का सामना आना ऐसा है जैसे पानी में लकीर खींचना। अब इम्पॉसिबल है कि ऐसे इंसान को लाएं जो सियासत से दूर का रिश्ता भी उनका नहीं है, उसको भी सामने लाएं, उसको एमएनए बनाएं, एमपीए बनाएं। ये तजुर्बा बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। अब इस तजुर्बे को दोहराने का मकसद ये है कि मुझे अपने मुल्क से दोस्ती नहीं है, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, मैं अपने मुल्क को खुदा न खास्ता तोड़ना चाह रहा हूँ। ये तजुर्बा दोहराने का मकसद यही होगा। ये तजुर्बा अब नहीं होगा। कोई ऐसा बंदा अभी अगर मौजूद है वो इस खुशफहमी में ना रहे कि अब पाकिस्तान में या कि बलूचिस्तान में वो एमपीए बनेगा या एमएनए बनेगा। इस तजुर्बे को अभी रोल बैक किया जा रहा है। सूरत हाल की नज़ाकत लोगों की समझ में आ चुकी है। अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है।
جو اندر کی باتیں ہیں لوگوں کی وہ یہی ہیں کہ ایسا اب کچھ نہیں ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ اب کس کی باری ہے؟ کس کو آزمانے کی باری ہے؟ کیا حکمت عملی ہوگی؟ نئی حکمت عملیوں میں یہ ہے کہ سیاست میں تھوڑی سی مطلب عوام کی رسپیکٹ، عوام کے ووٹ کی عزت، پبلک کی عزت، اور وہ لوگ جسے عوام پسند کرتی ہے اسے منظر عام پر سیاسی میدان پر لانے کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور دوسری یہ ہے کہ یہاں پر جو روزگار کے مسائل جیسے کہ بارڈر ایشو ہے، بارڈر پر بھی بڑے غور و فکر سے سوچا جا رہا ہے کہ لوگوں کے روزگار کے مسئلے کو اگر حل کیا جائے تو شاید یہ حالات تھوڑے سے نرم پڑ جائیں. وہ جو ڈسٹ اڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، گرد غبار جو اڑ رہی ہے وہ تھوڑا سا بیٹھنے لگ جائے. تو یہ صورتحال پر ابھی بالکل سنجیدگی کے ساتھ غور ہو رہا ہے. اور وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ ان کی باری ہے، وہ آئیں گے سیاسی میدان میں، ہمیں عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم بالکل ان کے بلبوتے پر آئیں گے، تو وہ اس خوش فہمی میں پہلے سے میں کہہ رہا ہوں نہ رہیں. وہ نہیں آئیں گے. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھی اب اس کی باری، اب اس کی باری، اب اس کی باری ہے، نو، اب کسی کی باری نہیں ہے. اب حالات یکسر بدلنے لگے ہیں، حالات یکسر چینج ہو رہے ہیں. تو اس صورتحال پر غور و خوض بھی شروع ہو چکا ہے بڑی حد تک، اور وقت اور حالات کے تناظر میں اس چیز کو بدلنے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں.